जय हिंद, राम राम, नमस्कार, वंदे मातरम सभी प्यारे मित्रों को आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी भी करते होंगे। तो बात कर लेते हैं दोस्तों आज की क्लास की। तो यह क्लास बहुत सी ज़बरदस्त होने वाले हैं। किसी भी एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम में सामान्य अध्ययन पूछे जाते हैं, सामान्य अध्ययन से संबंधित जिस भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उन सारे एग्ज़ामों को के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इस क्लास में हम 6 से लेकर यानी कि हम बात करें तो 6 से लेकर 12वीं तक के साइंस हुआ, हिस साइंस हुआ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स यानी कि सारे सारे टॉपिकों को कवर करने वाले हैं। और मेरा टारगेट है 2 महीने में यानी कि 1.5 से 2 महीने के अंदर जो है 1.5 से 2 महीने में हम इसका फुल रिवीजन करना चाहते हैं। यानी कि लगातार ये क्लास चलने वाले हैं और इससे क्या होगा कि जल्द से जल्द इसका रिवीजन हो जाएंगे। साथ ही साथ एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। लुसेंट फुल रिवीजन रहेगा बेसिक से, उसके बाद 6 से लेकर 12वीं तक का एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी हम रिवीजन करा रहे हैं। इस क्लास के माध्यम से बने रहें, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं। तो चलिए उससे पहले हम आगे बढ़ने से पहले आज की मोटिवेशन लाइन की बात कर लेते हैं। आज का हमारा मोटिवेशन लाइन है, ज़िंदगी वही है जो जी रहे हैं, ज़िंदगी वही है जो जी रहे हैं, ये क्या करेंगे वो क्या करेंगे, तो ये सब तो सब ख्वाब है। क्या है ये क्या करेंगे आगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सारे ऐसे ऐसे जी कर बोल बोल के ज़िंदगी जी रहे हैं। असल में ज़िंदगी यही है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और अच्छा लगे तो ज़रूर एक कमेंट करें कि ऐसे क्वेश्चंस डालते रहें। और बीच बीच में क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर भी डाला करेंगे जिस भी एग्ज़ाम में या तो होगा तो बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर पूछे गए सारे वो डालेंगे, या तो बीएसएससी में, या तो बीपीएससी में। बीपीएससी का जितना भी हुआ 60वीं बीपीएससी से लेकर, यानी कि बात करें तो 60वीं बीपीएस 60वीं से नहीं, हम के कम से कम 40वीं से लेकर स्टार्ट करेंगे। 40वीं बीपीएससी से लेकर अब तक के जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे हम चर्चा करने वाले हैं इस क्लास से के माध्यम से। और आप लोग भी कमेंट करना किस तरह की कंटेंट चाहिए। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर इसमें कमेंट करके बताएं, तो हम इसको जारी रखेंगे या तो इसमें कोई बदलाव करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। तो आज का हमारा पहला सवाल है, यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से हम स्टार्ट कर रहे हैं। कम से कम प्रत्येक 2 से 3 पेज हम लुसेंट का करेंगे। और बात कर लेते हैं एनसीईआरटी का भी 2 से 3 पेज हर सब्जेक्ट का करेंगे। 6 से लेकर 12वीं तक का क्वेश्चन सारे के सारे यही से पूछेंगे जाएंगे। कहाँ से? सेम टू सेम यहीं से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर प्रश्न। तो एनसीईआरटी को हम फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। तो मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माने जाते हैं। वहीं बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में, तो राजस्थान में है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में के मुख्य रूप में किया गया था। तो बात करते हैं सेल खड़ी का किया गया था, ये याद रखना है। वहीं बात करते हैं हम नेक्स्ट की, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। कांस्य युग सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या करते, शहरी जिंदगी जीते थे, ये ध्यान रखना है। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो ईंटों से बने थे, पक्की ईंटों से, ये ध्यान रखना है। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो कपास उत्पादन में थे, ये ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी ने 1921 में खोजा था हड़प्पा का, ये देखना। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि किस सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल था, जो कि गुजरात में स्थित है और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई, तो लोथल में ही खोज हुआ था, गुजरात में। मोहनजोदड़ो को किस एक नाम अन्य नाम से भी जाना जाता है, मृतकों का टीला, यानी कि सिंधी भाषा में क्या कहता है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, ये ध्यान याद रखना है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर भी माना जाता है, ये भी ध्यान रख रहे हैं। वहीं बात करते हैं हम नेक्स्ट की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता है, ये ध्यान रखना है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा था, सिंडन के नाम से पुकारा था। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, भी ध्यान रखना है। और कांस्ययुगीन भी सभ्यता भी कहे जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। हड़प्पा में खोजा गया सबसे पहला
पुराना शहर तो हड़प्पा था, ये ध्यान रखना है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, धौलावीरा जो कि गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में हुआ था। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? लाल रंग का। वहीं बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का विकास अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। वहीं बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुए है, भारती दयाराम साहनी है, रखालदास बनर्जी। इसने 1922 में खोजा था मोहनजोदड़ो को, और दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा का खोज किया था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, और हड़प्पा की बात करें तो यह रावी नदी के किनारे स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करें तो रंगपुर जहाँ हड़प्पा समकालीन सभ्यता थी है, यह जो स्थित है कहाँ पे? सौराष्ट्र में, ये ध्यान रखना है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं किस पशु की आकृति जो मोहर पे मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो बैल से ये सिद्ध हो जाता है, ये ध्यान रखना है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाए जाते हैं। मोहनजोदड़ो में भी ऐसा स्नानागार जो कि नहाने के लिए अभी को वर्तमान में बोलचाल भाषा में स्विमिंग पूल कहते हैं, और अन्नानागार भी प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से ही। अन्नानागार, इससे क्या होता था? इसमें अनाज रखे जाते थे आपातकाल के लिए को ध्यान में रखते हुए। अब बात करते हैं कि हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो लोहा की नहीं हुई थी, बाकी सबसे पहले तांबा खोजा गया था, तांबा से परिचित था। तांबा, सोना, चांदी ये खोजे गए थे, लेकिन लोहा खोज नहीं कर पाए थे। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो गाय से का नहीं हुए हैं। बाकी बात करते हो तो बैल का हुआ था, और बैल हुआ था, हिरन हुआ था, इस तरह करके बाघ हुआ था, यानी कि ये ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट की, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? तो गुजरात में हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिक हड़प्पा स्थलों की खोज गुजरात में ही हुआ था, ये ध्यान रखना है। ये से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से, ये ध्यान रखना है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से बात कर चुके हैं इसके बारे में। बात करते हैं हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है, तो लोथल से, जो गुजरात में, ध्यान रखना है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः में आश्रित है सांस्कृतिक पर, ये ध्यान रखना है। और सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से, ये भी ध्यान रखना है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। वही बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह थी नगरीय सभ्यता, गैर आर्य थी और यह नगरीय थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की ओर रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या था? मृदभांड था। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके आसपास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी। इसके आसपास शहरी जीवन की विकसित सभ्यता थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई है इसका मुख्य जानकारी स्रोत, ये भी काफ़ी बार पूछे गए हैं। वहीं बात करते हैं सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाए गए, तो क्या कि वहाँ जो पाए गए थे बर्तन, जेवर, हथियार, औजार सब पाए गए थे। इसी के दौरान हमको जानकारी मिला है सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता के बारे में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग? लाल का। मूर्ति पूजा का क्रम कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से ही माना जाता है, ये ध्यान रखना। विशाल स्नानागार हुआ, अन्नानागार दोनों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में, काफ़ी बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं। वहीं बात कर लेते हैं धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा की बात करें तो यह बात करते हैं गुजरात में। और बात करते हैं कौन सा हड़प्पा नगरीय 3 भागों में विभाग था? धौलावीरा, जहाँ की पानी के प्रमाण मिले हैं। अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में, तो आज हम वैदिक सभ्यता भी खत्म कर ही देते हैं।
अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता की बात करें तो यह पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना गया है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जा गया है, ध्यान करें। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो यह 1000 से 600 ईसा पूर्व माना गया है, ध्यान करें। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, ये ध्यान करें। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का नहीं था, ये ध्यान करें। और बात करें तंबाकू की फसल पुर्तगालियों द्वारा अकबर के शासनकाल में लाया गया था। अकबर ने तंबाकू खेती शुरू किया था, जहांगीर ने तंबाकू की खेती पर को क्या किया था, मतलब मना कर दिया था, यानी कि आदत लगाया तंबाकू का अकबर ने, और छुड़ाया आदत कौन, किसने, जहांगीर ने, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करें उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण के नाम से। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या था? शुल्ब सूत्र था। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। और ऋग्वेद सबसे पुराना वाला वेद है, भारत में कुल 4 वेद है, ये सबको पता ही है। अब बात करते हैं वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत के राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? सत्यमेव जयते जो लिखा हुआ था सिक्के पे या कई जगह सरकारी कार्यालयों में भी लिखा रहता है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। और भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को, गाया जाने वाला वेद कहा जाता है, ठीक है। अब बाद वाला वेद अथर्ववेद को कहा जाता है, जिसमें प्रेम, भाव, जादू टोना आदि सब वर्णन वर्णन मिलता है, ये ध्यान रखना है, किसमें? अथर्ववेद में ही। अब बात करते हैं मुख्य दर्शन जो खूब पूछे जाते हैं यहाँ से, ये ध्यान रखना है। मुख्य दर्शन क्या क्या है? सांख्य का कपिल है, न्याय का गौतम है, चरवाक चरवाक की बात करते हैं, दर्शन के प्रवर्तक चरवाक थे, ये ध्यान रखना। योग का पतंजलि थे, और पूर्व मीमांसा का जैमिनी थे। अब बात करते हैं उत्तर मीमांसा की बात करें तो ये बादरायण थे, और वैश्विक का प्रवर्तक कनाद थे। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम में पूछ ही लेते हैं। बात करते हैं प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु थे, ये ध्यान रखना है। और आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? वर्तमान में आधुनिक युग का मनु की बात करता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना है किसे कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं हम कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? श्रीमद् भागवत गीता है, ये ध्यान रखना है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? गोधन था, गौओं की सेव गौ को पालना था, गायों को, ये ध्यान रखना है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 40वें में। और वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते थे? होत्री कहते थे। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर महिमा से है। ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? 10 है, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं कि ऋग्वेद में कुल मंडल की 10 है, ऋग्वेद में कुल सूक्तियों के बाद 1028 है, ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ 10,580 है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ 250 है, ऋग्वेद में अग्नि के लिए कुल ऋचाएँ 200 है। और सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, ये याद रखना। सबसे बाद वाला अथर्ववेद है, काफ़ी बार पूछे गए। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है ज्ञान वेदों की संख्या 4 है, यानी कि ज्ञान की बात करें तो हम क्या है, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद क्रम वाइज दिया है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और त्रयी नाम दिया गया है किसको? त्रयी नाम तीनों वेद को कहा गया है त्रयी, ये ध्यान रखना है। अब वही बात कर लेते हैं ऋग्वेद, इसमें बात कर लेते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेदत्री या त्रयी कहा गया है। किसको किसको? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को त्रयी वेद के नाम से जाना जाता है, वेदत्री या त्रयी वेद। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में, ये ध्यान रखना है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो क्या है? तो वेद है, ये ध्यान रखना है। वही बात कर लेते हैं अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू, ये ध्यान रखना है। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी थे। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। ब्राह्मणों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण है। वर्ण शब्द में सब वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, तो ऋग्वेद में पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की। गोपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। उपनिषदों की का मुख्य विषय क्या है? दर्शन है, ये ध्यान रखना। उपनिषद की बात करते हैं, किस विषय संबंधित है? दर्शन से। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। पुराणों की संख्या कुल 18 है, पुराणों की संख्या 18 है। वेद 4 है, वेदांग 6 है। महाभारत युद्ध 18 दिन चला था। और बात करते हैं उपनिषद 108 है, ये ध्यान रखने हैं। ये सारे के सारे आपको ध्यान रखें, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। वही बात करते हैं वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्राकृतिक से। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द इंद्र के लिए? पता ही है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से।
अस्तोमा सदगम कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, पंजाब में बसे थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? नवमा मंडल। अब बात करते हैं नेक्स्ट की 10 राजाओं का युद्ध 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये पुष्नी नदी पर, ये ध्यान रखना है। और धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या था? 1/6 था। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। खूब पूछे गए, एग्जाम में पूछे गए हैं, ये याद रखने हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? सिंधु है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु, याद रखना है। वही बात करते हैं भारत को पहले क्या करते हैं। भारत को सर्वप्रथम की बात करते हैं, भारत को सर्वप्रथम इंडिया किसने कहा था? इंडिया की अगर हम बात करें, भारत को सर्वप्रथम किसने किया था? तो याद रखना यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा था, ये ध्यान रखें यूनानियों ने। और बात करते हैं भारत को, हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान की बात को सबसे प्रथम ईरानियों ने भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया था, ये ध्यान रखना है। और ये सारे के सारे पहले फैक्ट थे। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी की ओर बढ़ते हैं, जो 6 से लेकर 12वीं तक का है। ये बेसिक से पढ़ते हैं, 1 से 2 पेज डेली करते हैं। इस तरह हम चाहेंगे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। तो यह हमारा प्रयास कैसा रहा, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। ये है संविधान का, देख सकते हैं ये संविधान है। भारतीय संविधान में राज्य व्यवस्था है, कब से 6 से लेकर 12वीं तक का है, ये ध्यान रखना है। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ देख सकते हैं बगल में कितना सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर। यही सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में दोहराते रहते हैं, ये ध्यान रखना है। चलिए हम इसको कम से कम 2 पेज करने का डेली प्रयास करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन से, हिस्ट्री से और ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, सारे विषय जो है 6 से लेकर 12 तक का हम प्रयास करेंगे। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वो दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यह कथन किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है सबसे छोटा लिखित संविधान, ये विशेषता नहीं है। ये सब भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है, ये ध्यान रखना है। भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठतम रूप क्या है? सहकारी संघवाद है। माउंट फोर्ड सुधार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वैत शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन करना, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं तो यहाँ पे 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यवाही परिषद के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। वह अधिनियम जिसके द्वारा बर्मा को भारत में अलग किया गया था, भारत सरकार जन्म 1935 में किया गया था। इसके तहत भारत सरकार जन्म 1935 के प्रस्तावनों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण था प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। ये था अंतिम अधिकार, ये ध्यान रखना बात। सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव 1934 में रखा गया था, एम.एन. रॉय के द्वारा रखा गया था। अब बात करते हैं 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को कहा जाता है स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। 1947 पहले भारत में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में जाना जाता था, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले डैश द्वारा शुरू किया था। मार्लो मिंटो रिफॉर्म 1919 के 9 के द्वारा शुरू किया गया था, ये ध्यान रखना है। वह भारतीय अधिनियम जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति का रिपोर्ट पर आधारित था। तो विनियम अधिनियम 1773, ये ध्यान रखना है। 1773 एक्ट के द्वारा ही 1774 में कोलकाता में, हाँ कोलकाता बम्बई मद्रास यानी कि 3 जगह जो है सर्वप्रथम हाईकोर्ट की स्थापना किया गया था, ये भी ध्यान रखने हैं। संविधान सभा के डैश 1946 के अंतर्गत, मतलब संविधान सभा के किसके अंतर्गत 1946 में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था? कैबिनेट मिशन के तहत 1946 में था कैबिनेट मिशन। 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम को जाना जाता है मार्लो मिंटो सुधार के रूप में। और भारत में लोकसभा यानी कि स्पीकर और उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर के पद को सृजित किया गया है भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, ये ध्यान रखना है। गवर्नर जनरल और प्रदेशों में के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा है दिया गया है, तो भारतीय संविधान अधिनियम से, ये ध्यान रखना है। और बात करते हैं किसने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की? इसके द्वारा कुछ समिति
लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ये ध्यान रखना है। भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत शासन मूल रूप से डैश दस्तावेज के अनुसार होता था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के दस्तावेज के अनुसार होता था, ये ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं हम यूनाइटेड किंगडम की संसद का वह अधिनियम जिसके बारे में कहा जाता है कि वे भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत कहा गया है अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छेड़छाड़ कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक के अधिकार को समाप्त कर दिया। 1813 चार्टर अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत 1937 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। बंगाल और पंजाब में ये ध्यान रखना है अधिनियम जिसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में प्रथम गवर्नर जनरल को नियुक्त किया गया। वारेन हेस्टिंग 1774 में ये ध्यान रखना है वह एक्ट जिसके द्वारा बंगाल कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना किया। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट हम पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब कहते हैं अगला क्वेश्चन है हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से संबंधी नहीं है। उपयुक्त कथन किसने कहा था? M.A. जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया, तो बात करते हैं बंगाल में नहीं किया था, ये ध्यान रखना। ब्रिटिश सरकार का अधिनियम जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे, चार्टर अधिनियम 1813 के तहत, ये ध्यान रखना है। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाने वाला अधिनियम कौन सा है? चार्टर एक्ट 1833 की एक्ट है, ये ध्यान रखना है। अब एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था में लागू किया गया था, तो 1935 अधिनियम के तहत। एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है देश के लिए लिखित संविधान, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। वहीं बात करते हैं भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान, ये ध्यान रखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था सितंबर 1946 में, ये ध्यान रखना है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 में। बात करते हैं नेक्स्ट की डैश यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र उपनिवेश में विभाजित किया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत जो है भारत पाकिस्तान को 2 नए स्वतंत्र उपनिवेश में विभाजित कर दिया गया था। वही बात करें डैश को भारतीय संविधान को के पूर्वगामी के रूप में माना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 संविधान से पहले इसी के अनुसार से भारत का कानून चलता था, ये ध्यान रखने हैं। भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। वो बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश नाम से जाना जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं डैश के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत। और भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग यानी कि ढांचा काफ़ी हद तक डैश अधिनियम से ली गया है, तो सबसे अधिक जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत से ली गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की। अब बात करेंगे हम एनसीईआरटी भूगोल की, जो 6 से लेकर 12वीं तक है। देख सकते हैं कितना सभी के सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर है और प्रीवियस ईयर पेपर काफ़ी ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न को। आज का हमारा पहला सवाल है ज्योग्राफी का, उसके बाद सिविक्स हो गया, अब ज्योग्राफी होगा, तब इकोनॉमिक्स होगा और हिस्ट्री होगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं भारत की। बात करें तो भारत का मानक यमोत्तर रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है 37 डिग्री 6 नॉर्थ है। भारत द्वारा पृथ्वी के धरातल 10% घिरा हुआ है, 2.4% जो है 2.4 घिरा हुआ है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत का सबसे दक्षिणी छोर है इंदिरा पॉइंट है, जो कि तमिलनाडु में है। इंदिरा पॉइंट ये ध्यान रखना है। परिद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है भूमध्य रेखा के उत्तर में। कन्याकुमारी एक ऐसा जगह है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कन्याकुमारी है जो 3 सागरों से घिरा हुआ है। इधर बंगाल की खाड़ी हो जाता है पूरब में, और पश्चिम में होता है अरब सागर, और दक्षिण में होता है हिंद महासागर। कन्याकुमारी एक जगह 3 सागरों से घिरा हुआ है, ये ध्यान रखना है, खूब एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ, कितना
किलोमीटर है, ये ध्यान सबसे अधिक, और सबसे कम अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर है, ये ध्यान रखना है। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट की, अब हम भारत का लगभग 10 किलोमीटर थल सीमा पड़ोसी देश से जुड़ा हुआ है, तो 15,106 किलोमीटर ये ध्यान रखें लगभग है, ये ध्यान रखना है। भारत का मानक यम उत्तर गुजरती है मिर्ज़ापुर से होकर, ये ध्यान रखना है, मिर्ज़ापुर से गुजरता है। और 5 राज्यों से मानक समय निकलता है, भारत के 5 राज्यों से, उत्तर छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, ये 5 राज्य है, ये ध्यान रखना है। भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान द्रास है, ये ध्यान रखना है। वहीं बात करें एकमात्र भारतीय राज्य जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है, तो पश्चिम बंगाल का है, ये ध्यान रखना है। राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार काठियावाड़ और प्रायद्वीपीय है। और भारत की सबसे लंबी मुख्य तट रेखा की बात करें तो गुजरात राज्य का है, सबसे लंबी तट रेखा गुजरात का है, सबसे छोटी किसका है, गोवा का है, ये भी ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करें अब यहाँ पे क्वेश्चन है, वह जल संधि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है, 10 डिग्री चैनल, ये ध्यान रखना है, अंडमान निकोबार को अलग करती है। वह राज्य जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों प्रदेशों से जुड़ी है, तो उत्तर प्रदेश का है, 8 राज्य और 1 यूटी से जुड़ा हुआ है, 9 हो जाता है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित लक्षद्वीप है। केरल से गुजरने वाला अक्षांश डैश से होकर गुजरती है, डैश से भी गुजरती है, तमिलनाडु से। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत को डैश भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया, 6 भौगोलिक क्षेत्र में। भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है कर्क रेखा, जो कि देख सकते हैं 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। भूमध्य भारत का भूमध्य रेखा से मात्र डैश डिग्री उत्तर में है, तो 8 डिग्री उत्तर में है, लेकिन कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, ये ध्यान रखना है। इसका ट्रिक होता है मित्र पर गमछाझाड़, ये ध्यान रखना है। वहीं बात करते हैं भारतीय क्षेत्र सुदूर दक्षिण बिंदु इंदिरा बिंदु स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश डैश समुद्री तट से है, तो भारत का राज्य जो है 4 केंद्र शासित 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है समुद्री तट से संबंधित है, यानी कि जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य नहीं है, तो मेघालय नहीं है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य है जम्मू कश्मीर है। भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का है, प्रायद्वीपीय है, ये दक्षिण भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार है, प्रायद्वीपीय। भारत का न्यूनतम बिंदु क्या है, कुट्टानाड जो है न्यूनतम बिंदु है। IST यानी कि भारतीय स्टैंडर्ड समय, PKT पाकिस्तान स्टैंडर्ड समय से 10 मिनट आगे 30 मिनट आगे, ये ध्यान रखना है, पाकिस्तान का 30 मिनट पीछे चलता है। अब बात करते हैं वह भारतीय राज्य जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। चलिए 2 पेज जो है ज्योग्राफी का हो गया, अब 2 पेज हिस्ट्री का होगा, 2 पेज इकोनॉमिक्स का, तब कुछ करंट पे चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स की, यहाँ पे देख सकते हैं 6 से 12 तक का इकोनॉमिक्स है। ये सब जो भी क्वेश्चन है जहाँ पे देख सकते हैं सब प्रीवियस ईयर कितना कितना भर भर के पूछा गया है, सारे इंपॉर्टेंट जिसको हम खुआ कहते हैं, एक तरह से मलाई खुआ, वही सारे प्रश्न हैं। और मेरा टारगेट है 2 महीने में ख़त्म कर देना, इसका फुल रिवीजन कर देना। और इस वीडियो के शुरू से अंत तक हम अपने आप तेज़ी में हम इसको करना चाह रहे हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो, रिवीजन हो, और आप कहीं भी बैठे कभी भी इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला सवाल है इकोनॉमिक्स का, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स का है, तो भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। पूर्व में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के नाम से जाना जाता है, इससे पहले केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के नाम से जाना, संगठन के नाम से जानते थे, अभी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि इसको शॉर्ट में सांख्यिकी क्या कहते हैं, CSO भी कहते हैं, ये ध्यान रखें। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था आर शनमुगम शेट्टी ने। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय बजट से अलग कर दिया था, 1964 की बात कर दिया था, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बजट की घोषणा के लिए प्रयुक्त परिभाषिक शब्द क्या होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, ये ध्यान रखना है। और बजट शब्द का प्रयोग कहीं नहीं संविधान में मिलता है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण का जो चर्चा मिलता है संविधान के अनुच्छेद 112 में, ये ध्यान रखना है। पहला भारतीय बजट 1952 में प्रस्तुत किया गया था, CD देशमुख के द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखना है। किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर कुल खर्च का योग करके राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्न विधि का उपयोग किया जाता है, तो व्यय विधि का। सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है, क्योंकि इसमें सम्मिलित होती है पूंजी खपत भत्ता। 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितना था, 249.60
रुपया नहीं, 249 रुपया और 60 पैसे। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी डैश के घटकों को विभाजित किया है 3 घटकों को, ये ध्यान रखना है। कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017 ने डैश से स्वच्छ ऊर्जा उपकर को प्रतिस्थापित किया है। तो जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर ये इसने स्थापित किया है जीएसटी ने, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एकीकृत कम लागत स्वच्छता योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा डैश प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है, तो 75% की जाती है। वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब क्या होता है, 28% है, ये ध्यान रखें। सामानों के वर्गीकरण के लिए प्रयोग होने वाले सामंजस्य वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली के लिए लाभकारी होगी। सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए सामानों का वर्गीकरण। अब वही बात कर लेते हैं हम, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है तो राज्य सरकारों द्वारा। भारत में प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है, सेवा कर प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में, ये ध्यान रखने। अब बात कर लेते हैं कि भारत में आयकर को कहा जाता है प्रत्यक्ष और प्रगामी कर। प्रत्याशित समग्र मांग की गणना के लिए डैश सूत्र का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ देख रहे हैं C+I+CY, ये इसका सूत्र का प्रयोग किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक समष्टि अर्थशास्त्र विश्लेषण में उपभोग फलन कुल उपभोग और डैश के बीच का संबंध वर्णन करता है। सकल राष्ट्रीय आय का वर्णन करता है। वह उत्पादन चक्र डैश कहलाता है जिसमें कम से कम एक उत्पादन कारक स्थिर होता है, तो अल्प अवधि उत्पादन, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं उत्पादन की सीमांत लागत डैश अतिरिक्त इकाइयों के उत्पादन हेतु कुल लागत में होने वाले परिवर्तन से संबंधित है, तो एक, ये ध्यान रखना है। उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त स्वस्वामित्व वाले आगतों की लागत का अभिप्राय है अंतर्निहित लागत, ये ध्यान रखना है। एक फर्म का उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतों और डैश मद का संबंध है, तो ये बात करते हैं फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मद का संबंध है, ये ध्यान रखना है। किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का भाग नहीं है, तो जनसंख्या वृद्धि नहीं है। समष्टि अर्थशास्त्र विश्लेषण में सीमांत बचत प्रवृत्ति दर्शाती है किसी व्यक्ति की आय में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी बचत में परिवर्तन को दर्शाती है, ध्यान रखना है। आय में एक इकाई वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रत्याशित खपत में वृद्धि की दर कहलाती है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाती है। किसी वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई खरीदने से उपभोक्ता को प्राप्त होने वाले अतिरिक्त संतुष्टि या लाभ को कहा जाता है सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र में कुल परिवर्तन लागत में भाग उत्पादन की इकाई क्या होता है के बराबर की बात करें तो होता है औसत परिवर्तनीय लागत, यानी कि अर्थशास्त्र में कुल परिवर्तनीय लागत बटा उत्पादन की इकाई बराबर औसत परिवर्तनीय लागत निकाला जाता है, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं अंधिमान वक्र की प्रवणता मापी जाती है प्रतिस्थापन की सीमांत दर द्वारा, ये ध्यान रखना। यदि औसत उत्पादन घट रही है तो सीमांत उत्पादन डैश प्रभाव पड़ेगा या औसत उत्पादन से कम हो जाएगा। जब किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता डैश होती है तब वस्तु हमेशा उस वस्तु की अधिक मात्रा लेना पसंद करता है, धनात्मक हो जाती है, ध्यान रखें। अब बात करते हैं जब तक एमपी यानी कि सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक रहता है तब तक औसत उत्पादन बढ़ना जरूरी होता है। किसी वस्तु की वह मात्रा जो एक उपभोक्ता दिए गए वस्तुओं की कीमतों, रुचियों और अधिमानों को निश्चित रखते हुए खरीदने को तैयार है और क्षमता रखता है, उसको उस वस्तु को की कहते हैं मांग कहते हैं, ये ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र में औसत उत्पादन बराबर कुल उत्पाद बटा श्रम होता है, यानी कि भाग श्रम होता है। औसत परिवर्तनीय लागत और औसत निश्चित लागत योग को कहा जाता है औसत लागत कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं वह व्यवसाय चलाने के दौरान मजदूरी, किराया और सामान के लिए दूसरों को किया जाने वाला प्रत्यक्ष भुगतान सुनिश्चित लागत कहलाता है। वह कीमत जिसमें उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के बराबर होती है संतुलन कीमत। स्थिर पैमाने का प्रतिफल उत्पादन फलन की एक विशेषता है। यह तब होता है जब सभी आगतों में समानुपातिक वृद्धि के फलस्वरूप निर्गत में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है। तो चलिए आज का हमारा 2 चैप्टर सभी के हो गए, अभी इतिहास बचा और साइंस बचा है।
अब बात करते हैं इतिहास की। यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है। इतिहास है, एनसीईआरटी है और वो भी 6 से लेकर 12 तक का है। ये सारे के सारे हैं, 2 महीना लगेंगे, कम से कम 2 महीने से अधिक भी लग सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है। तो चलिए हम बात करें, सबसे पहले की बात करें, तांबे की पहली बार उपयोग किया गया था ताम्र पाषाण युग में। भीमबेटका की गुफा खोज हुआ था 1957 से 58 में। भीमबेटका की शिलाश्रय प्रसिद्ध है भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से, ये ध्यान रखना है। बाद में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाया जाता है भीमबेटका में। मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का कालानुक्रम है, यानी कि कालक्रम है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। मध्यपाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम की बात करते हैं। पश्चिम से पूर्व की क्रम की बात करें तो इधर हो जाता है पश्चिम और इधर चल रहे हैं पूर्व, यानी कि मदहा, लेखड़िया, पेसरा और बिरम्भान बीरभानपुर, ये ध्यान रखना है। वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम जीवन अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़। और गंगा घाट में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले लहुरा देव से। और मध्यपाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं बागेड़ से। मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं तो कहाँ से, लेखनिया से, लेखनिया में, ये ध्यान रखें। वही बात करते हैं मध्यपाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं आदमगढ़ से। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन आरंभ हुआ था मध्यपाषाण काल में। मृत्यु रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया है गुप्फर गुप्तकाल से। और खदानों की कृषि सर्वप्रथम आरंभ हुए नवपाषाण काल में। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं बुरजहोम गुप्फरकाल से। और राख का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है संगनक कल्लू से। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्रथम साक्ष्य मिले हैं विंध्य क्षेत्र से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था, जौ था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था भारत में, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। और एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं दमदमा से। अब बात कर लेते हैं हम विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं लखड़िया से। भारत का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए भीमबेटका से। तम पाषाणिक स्थल नवदा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ है हस्तिनापुर में। भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं अंतरम जीखेरा से। ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रख कर दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग की त्रियुगीन विभाजन किया था तो थॉमसन ने किया था, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि भारत में सर्वप्रथम यानी कि प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाला रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ताम्र पाषाणिक स्थल नवटोलिया का उत्खनन किया था एच.डी. सांकलिया ने। और भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध है शैल चित्र के लिए, ये ध्यान रख रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अब साइंस की, जनरल साइंस की। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जनरल साइंस है, यहाँ पे दिखा दिए हैं जनरल साइंस है 6 से लेकर 12वीं तक के जो भी साइंस इसमें बनते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बेस है, एनसीईआरटी है, ये ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2 महीने में टारगेट रिवीजन है इसका, ये ध्यान रखें। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करते हैं तो इसका हम साइंस का हम क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे जो सारे के सारे सवाल है पूछे गए प्रीवियस ईयर पेपर में। और हमारा पहला सवाल है प्रकाश वर्ष डैश के मापन के लिए इकाई है। अब बात करते हैं प्रकाश वर्ष की बात करें तो डैश के मापन की इकाई एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को मापते हैं, ये ध्यान रखें। एक हॉर्स पावर लगभग 10 वाट के बराबर 746 वाट के बराबर। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है, ओम होता है। वहीं बात करें विद्युत शक्ति का वाणिज्य इकाई क्या होता है, किलो वाट आवर होता है। अधिस राशि है कार्य है। प्रतिबल इकाई किसका है, पास्कल का। आयतन की एसआई इकाई क्या है, घन मीटर है। समय की एसआई इकाई सेकंड होता है। पर चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है, ये ध्यान रखें। अब बात करें किसी संगीत यंत्र या ध्वनिक तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। आवृत्ति मापने की इकाई क्या हर्ट्ज है। प्राध्वनिक गति का मापन किया जाता है मैक संख्या द्वारा। एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या होता है, बार होती है। और कार्य तथा ऊर्जा की इकाई जूल होती है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं गतिशील संयंत्रता की इकाई क्या होती है, पास्कल सेकंड होता है। शक्ति का मात्रक जूल सेकंड होता है।
अब बात करते हैं दाब की इकाई क्या होता है, पास्कल होता है। बिजली की करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है। माप इकाइयों में सीजीएस प्रणाली परिभाषित है, तो सेंटीमीटर कोमा ग्राम कोमा सेकेंड में, ये याद रखना है। अब बात करते हैं 1 वाट घंटा बराबर होता है तो 3600 जूल होता है। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम होता है। कार्य ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा क्या अधिस राशियाँ हैं, वह भौतिक मात्रा जिसमें आयाम यानी कि ml² T/-2 है, क्या होता है, किया गया कार्य है। तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या है, मीटर है। वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं शक्ति की भौतिक मात्रा का विभव क्या होता है, तो ml² m⁻1 l⁻2 और T/-3। और भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम क्या है, कैलोरी है। वह समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है, जूल पर एवं कैलोरी करता है। और विद्युत विभव के संदर्भ में सही कथन है, यह एक अदिश राशि है। और रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग घनत्व मापन में होता है, धुआं मापन में, ये ध्यान रखना है। तेल का एक बैरल लगभग होता है 159 लीटर होता है। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं सदिश राशि। सदिश राशि विस्थापन है, माप की वह इकाई जिसमें 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है, सेंटीमीटर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई क्या होती है, ऊर्जा की होती है। मेगा वाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन की इकाई है। अब बात करते हैं 1 किलोवाट घंटा का मौन क्या होता है, तो यह 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट पे प्रदर्शित की जाती है। 100 नॉट की गति होती है 115 मील प्रति घंटा के बराबर। वायु की गति मापी जाती है एनीमोमीटर से। अब बात करते हैं दूरी की इकाई नहीं है तो वर्ग मील नहीं है। वेक्टर परिमाण किसका है, तो बल का है। भौतिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य की है, ऊर्जा है, ये ध्यान रखना है। सीजियस यानी कि सेंटीग्राम सेकेंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक अरेस्टेड होता है। और एक गैर एसआई नॉन एसआई इकाई जिसे नीट कहा जाता है, निम्न में से प्रकाशमित इस राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता बहुलता को मापने के लिए किया जाता है। यह है ज्योतिर्मयता, जिसको कहते हैं ल्यूमिनेंस, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है। चुंबकीय अभिवाह घनत्व और प्रकाश तरंग की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई है एंगस्ट्रॉम, ये याद रखना है। तो चलिए आज का हमारा सभी टॉपिक से सवाल पूरे हो गए हैं। और क्या कहते हैं, एनसीईआरटी की हम बात करते हैं, लूसेंट रिवीजन की हम फुल रिवीजन कराए हैं। और एनसीईआरटी की बात करते हैं, हिस्ट्री का करवाए हैं, ज्योग्राफी का कराए हैं, इकोनॉमिक्स का कराए हैं और संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के कराए हैं। ये हम बात करते हैं, ये 5 विषय हो गए हैं, 2 3 4 5। अब हम बात करते हैं कुछ करंट का हम जिक्र कर लेते हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। तो करंट का हम बात करते हैं इसमें, तो यही मोटिवेशन है, आपको ये ध्यान रखना, ज़िंदगी वही है जो कि जी रहे हो, ये करेंगे वो करेंगे, सब ख्याली पुलाव पकाते रहते हो, यही ज़िंदगी है। अब वही बात करते हैं हम यहाँ पे, तो ब्रिक्स की बात करते हैं। ब्रिक्स का 16वां संस्करण जो है कहाँ पे आयोजित किया था, कजाकिस्तान रूस में हुआ था, ये याद रखना है। नेम की बात करते हैं, नेम जिसको गुट निरपेक्ष, तो जिसको हम बात करते हैं नियम, जिसको गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता है, इसका 19वां संस्करण जो है कहाँ पे हुआ था, युगांडा में हुआ था, युगांडा, ये याद रखना है। अब बात करते हैं कॉप का जो हम बात करते हैं 16वां संस्करण जो हुआ था, कहाँ पे 16वां संस्करण, जो कि जैव विविधता से संबंधित था, तो कोलंबिया में हुआ था, कॉप कोलंबिया, ये याद रखना है 16वां संस्करण। वही बात करते हैं अब कॉप 29 का 29वां कॉप 29 संस्करण जो हुआ था, कहाँ पे हुआ था, 29th संस्करण हुआ था, इसका जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित था, जो कि बाकू अजरबैजान में हुआ था। अब बात करते हैं जी7 का 50वां एडिशन यानी कि 50वां संस्करण की बात करें तो कहाँ हुआ था, ये हुआ था इटली के पुगलिया में, ये याद रखना है। अब वही बात करते हैं कि एस सी ओ की बात करें तो एस का 24वां संस्करण एडिशन हुआ था, कहाँ पे, 24वां एडिशन की बात करें तो कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था, कजाकिस्तान देश के अस्ताना, ये याद रखना है। अब बात करते हैं G20 की बात करते हैं, G20 का 19वां संस्करण यानी कि 19वें क्रम का G20 कहाँ पे हुआ था, ब्राज़ील में,
ब्राज़ील में हुआ था, ये याद रखना है। वहीं बात कर लेते हैं थल सेना प्रमुख की। थल अब बात करते हैं थल सेना प्रमुख की बात करें तो थल सेना प्रमुख, थल सेना, जल सेना और वायु सेना और सीडीएस, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थल सेना प्रमुख की बात करें तो कौन है? उपेंद्र द्विवेदी है, उपेंद्र द्विवेदी। या जल सेना प्रमुख की बात करें तो ये कौन है? दिनेश त्रिपाठी है। कौन है? दिनेश त्रिपाठी। और वायुसेना के प्रमुख की बात करती है कौन है? ये अमरप्रीत सिंह है। कौन? अमरप्रीत सिंह, ये याद रखना है। अब सीडीएस की बात करें तो सेकंड सीडीएस है दूसरे नंबर का, तो अनिल चौहान है। पहला कौन था? जनरल बिपिन रावत है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो बहुत ही आप सभी को पसंद आए, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आज का यह क्लास कैसा रहा। अगर इस तरह का क्लास चाहिए तो कमेंट करके बताएं, हम कंटिन्यू रखेंगे। और कोई परिवर्तन अगर इसमें होना चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताएं इसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए, सुझाव आने की राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।